वो प्रीवियस जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इस पर या इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था। रादर मुझे कहना चाहिए मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। इसके साथ साथ हमने कुछ लॉज ऑफ स्ट्रिंग भी देखे। ठीक। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को भी हमने कवर किया था, लाइक लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। और उसी को आगे हम एक्सप्लोर करते जाते हैं डेंसिटी के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, रेडियस के लिए एंड सो ऑन। अब वैसे देखा जाए तो आज की क्लास में हमें सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स के साथ शुरू करना चाहिए, इलस्ट्रेशंस इसके साथ शुरू करना चाहिए, पर्टिकुलरली ऑन द टॉपिक ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। बट बिफोर दैट, ये जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हैं, ये एक और एग्जाम्पल के लिए या एक और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इतना भी डिस्कशन हमारा प्रीवियस क्लास में हुआ था, उसमें हमने ये अजम्पशन किया था कि स्ट्रिंग के दोनों एंड्स हमने फिक्स रखे हैं, दोनों बाउंड्रीज जो हैं स्ट्रिंग की हमने फिक्स रखी है। और फिर इसके हम मोड ऑफ वाइब्रेशंस को सर्च करते जाते हैं, तो जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमको मिलती है वो कुछ इस तरीके से आती है, 1/2L अंडर रूट टी divided by mu, where T is tension, mu is mass per unit length, and this L factor is nothing but vibrating length. अब जैसे जैसे हम ओवरटोन्स की तरफ जाते हैं, फर्स्ट ओवरटोन आता है तो यहाँ पे आता है 2/2L अंडर रूट में T बाई एम, सॉरी T बाई म्यू। सेकेंड ओवरटोन जब यहाँ आता है तो इधर आएगा 3/2L अंडर रूट में T बाई म्यू। आपको याद होगा कि ये जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है इसमें सिर्फ एक लूप बनता है ना, और ये फर्स्ट हार्मोनिक्स यस सर। कहलाता है। जबकि जो फर्स्ट ओवरटोन है इसमें दो लूप बनते हैं, ये सेकंड हार्मोनिक्स कहलाता है। दो लूप्स में देर आर 2 एंटी नोट्स एंड 3 नोट्स। और सेकंड ओवरटोन की जब हम बात करते हैं तो इसमें देर आर 3 लूप्स with 3 एंटीनोड and 4 nodes, and this will be termed as the third harmonics। और ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो आई हैव गिवन यू अ कंप्लीट टेबल कि कितने नंबर का हार्मोनिक्स बनेगा, कितने नोड्स बनेंगे, कितने एंटी नोड्स बनेंगे, कितने लूप्स बनेंगे, कितने नंबर का वो ओवरटोन रहेगा और फ्रिक्वेंसी का प्रोपोर्शन कैसा रहेगा। बट इस पूरे कैलकुलेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दोनों बाउंड्रीज हैं, एंड्स, चूंकि ये फिक्स्ड हैं एट बोथ द साइड्स, तो हम कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि एंड्स पर यानी कि बाउंड्रीज पर देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, नोड। नोट्स। एंड विद दैट अजम्पशन हमारा ये पूरा कैलकुलेशन आगे बढ़ता है। और टेक्स्ट बुक में हमारी थियोरी पेपर्स में अक्सर इसी तरीके का कैलकुलेशन या इसी तरीके के डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि हम एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव या डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास वैसी ही स्ट्रिंग है, लेंथ L है, मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, मास M है एंड सो ऑन, एवरीथिंग इज वेरी फाइन। बट द थिंग इज दैट कि इसका एक एंड फ्री है और एक एंड फिक्स्ड है। ठीक है, ये वाला जो एंड है जो यहाँ पे मैंने सपोर्ट से जोड़ा है ये फिक्स्ड है। ये वाला जो एंड है ये फ्री है, यहां से ये ज्यादा वाइब्रेशन में जा सकता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि इस तरीके की स्ट्रिंग में मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बताएं क्या क्या होंगे, उनकी फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट करें, कितने हार्मोनिक्स बनते हैं, कौन से हार्मोनिक्स पॉसिबल हैं, कौन सा ओवरटोन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा एंड सो ऑन। तो इसमें एक फंडामेंटल लेवल पर एक चेंज हमें ये देखना है कि ये जो फिक्स्ड एंड है इस जगह पे आपको कंपल्सरीली क्या बनाना पड़ेगा, नोट। और ये जो फ्री एंड है तो फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग तो काफी ऊपर नीचे तक वाइब्रेट कर सकता है, ऑसिलेट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फ्रिक्वेंसीज को सर्च करेंगे यहाँ पे तो हमें ये बाउंड्री कंडीशन लगानी होगी कि फ्री एंड पर हमेशा हमको क्या बनाना चाहिए, एंटी नोट। एंटी नोड बनाना चाहिए।
अब इस अजम्पशन में हमको कैलकुलेशन करना है। अब एक एक करके मैं ये सारी बातें आपके सामने माइक जरा ऑफ रखो प्लीज, लेक्चर इज ऑन रिकॉर्ड। आप माइक ऑन कर दोगे देन इट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर मी। ओके, सो ये एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी और कैसी बनेगी, और फिर हाइयर मोड्स कैसे बनेगी। थिंक वेरी केयरफुली। दिस इज द स्ट्रिंग, ये रिजिड सपोर्ट हो गया और ये स्ट्रिंग हो गई। आपको पता करना है कि मिनिमम पॉसिबल सेट ऑफ वाइब्रेशन क्या है, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या हो सकती है। बच्चों आप बहुत One. ध्यान से सोचेंगे ना इसमें, तो मिनिमम पॉसिबल ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हो सकती है कि यहाँ पे 1 नोड और 1 एंटी नोड बन जाए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे छोटा तो यही हो सकता है, जैसे इस अरेंजमेंट में जहां पे दोनों एंड फिक्स्ड हैं, सबसे छोटी पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है ना कि एक लूप बने। तो यहां तो एक लूप भी नहीं बन रहा है, आधा लूप बन रहा है। आगे का इधर जा सकता था, लेकिन वो एंड तो फिक्स नहीं है, तो ये वाला एंड ज्यादा वाइब्रेट करेगा। तो इस एंड पे क्या बन गया, एंटी नोड, और इस एंड पे क्या बन गया, नोड। नोड। कंपल्सरीली मुझे ऐसे ही बनाना है, ये बाउंड्री कंडीशन है। ये कंपल्शन रखते हुए कि मुझे यहाँ नोड बनाना है और यहाँ एंटी नोड बनाना है, लोएस्ट पॉसिबल वाइब्रेटिंग मोड यही हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। सोचिए आप। ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है हमेशा की तरह वो L है, और इस अरेंजमेंट को बच्चों अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूं तो ये गैप होना चाहिए λ/4, यस। because it is nothing but the distance between node and what thing. एंटी नोड। Now do the calculation exactly the way you have done in the previous examples. सबसे पहले हम मेंशन करें λ/4 is equal to L, which means lambda is equal to 4L। एक चीज हो गई। कंटिन्यू विथ V is equal to n lambda। V का रिप्लेसमेंट क्या है, कोई बताएगा मुझे? वेलोसिटी। शाबाश, अंडर रूट टी बाई म्यू इज इक्वल टू एन, हमें फिगर आउट करना है, इनटू लैम्बडा की जगह आ गया 4L। just substitute the factors, sorry, rearrange the factors, you will be getting 1/4L 1/4L अंडर रूट टी बाई म्यू। अगर आप बहुत ध्यान से सोचते हैं बेटा, तो इस फ्रीक्वेंसी को मुझे क्या कॉल करना चाहिए? फंडामेंटल। वेरी गुड, इस चीज को हमें कॉल करना चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, लोएस्ट पॉसिबल कंडीशन ऑफ वाइब्रेशन। एक और चीज मैं यहां साइमल्टेनियसली मेंशन कर लेता हूं, कितने लूप्स बन रहे हैं? हाफ। लूप्स तो हाफ बना। कितने नोड? 1। और कितने एंटी नोड? 1। दिस इज लोएस्ट कंडीशन। अब यहां अगर आप कंपैरेटिवली भी देखते हैं ना बेटा, कि जब ये दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं तो ये वाली फ्रीक्वेंसी आती है, एक एंड फ्री और एक एंड फिक्स्ड है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी आती है। आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो दोनों एंड फिक्स्ड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हाफ है ये। 1/2 की Yes. बजाय 1/4 आ गया, तो इट बिकम्स हाफ ऑफ व्हाट वी हैव गॉट इन द प्रीवियस एग्जांपल। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। नाउ लेट्स सर्च फॉर हायर वैल्यूज। अब थोड़ा आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये फंडामेंटल के साथ साथ क्या हम इसे ये भी कह सकते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक। वेरी गुड, हम इसे कॉल कर सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट लेट्स टेक अ सिचुएशन कि वही स्ट्रिंग है, सेम लेंथ, सेम फिजिकल कंडीशंस, वी वांट टू गेट अ लिटिल हायर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, थोड़ा और बढ़ा के हम सोचना चाहते हैं। कीप इन माइंड, बाउंड्री कंडीशन हमेशा ये सजेस्ट करेगी इस अरेंजमेंट में कि फिक्स्ड एंड पर नोड बनाना है और फ्री एंड पर एंटी नोड बनाना है, और इससे ज्यादा होना चाहिए। ये मिनिमम हो गया, इससे इमीडिएट ज्यादा, नेक्स्ट ज्यादा। अगर आप केयरफुली सोचते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कुछ ऐसे। 1.5 लूप। वेरी गुड, शाबाश। यहां पे आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा,
इससे बड़ा होना चाहिए, इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू इससे आनी चाहिए, लेकिन यहां नोड ही बनना चाहिए और यहां एंटी नोड ही बनना चाहिए. So this is what the possibility. Yes, sir. You can think. You can pause the video, think for 5 minutes. कि क्या इससे ज्यादा यही, मतलब इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है जो इससे इमीडिएट ज्यादा हो, नेक्स्ट ज्यादा हो, नहीं. नेक्स्ट हाइयर हो? कितनी भी देर आप सोचते रहो तो नेक्स्ट हाइयर यही मिलेगा. अब सोचें कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम एज वी हैव टेकन इन द प्रीवियस एग्जांपल, बट यहां पे ना बेटा ये जो है लूप्स अरेंजमेंट के हिसाब से ये बदल जाता है. If I'm not wrong, this is going to be lambda 1 divided Lambda by by 2. 2, and this is going to be lambda 1 by 4. Yes. Because this is nothing but the distance between node and the another consecutive node. Node. Yes. And according to the property of the stationary waves, two consecutive nodes are at a separation of lambda by 2. अब यहाँ Lambda by 2. lambda 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ because wavelength has to change because we are moving to the higher frequency. Then again node and antinode, the gap is lambda 1 by 4. Do same mathematical calculation. Lambda 1 by 2 plus lambda 1 by 4 has to be equal to the length of the string. Now solve it and tell me what I am getting for lambda 1. 4L by 3. Very good. I will be getting 4L by 3. This I am getting on solving this equation. Move on to the same format of calculation. V equals, let me label N1 lambda 1. Let me recall you one more fact. यहाँ पे V1 नहीं आएगा because the physical parameters of the string are same and the velocity has to be same. What is going to be changed? Wavelength and frequency. The product, which is nothing but velocity, is going to be constant. So again, V will be replaced as root T by mu. This is going to be N1, and lambda 1 is going to be replaced as 4L by 3, such that you can finalize the equation N1 is equal to 3 divided by 4L and then under root T by mu, which now can be written as 3N. Are you getting what I'm writing? Yes. If you look it very carefully, आप बोलोगे कि this is nothing but First overtone. very good. ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया बिकॉज इसके बाद का जो नेक्स्ट हाइयर वैल्यू पॉसिबल हो सकता है वो यही हो सकता है, एंड दैट इज नथिंग बट फर्स्ट ओवरटोन. बट आप बहुत केयरफुली सोचते हो ना तो 2n ये नहीं बना, डायरेक्ट 3n बन गया. याद करें, प्रीवियस लेक्चर याद करें, मैंने इस चीज को समझाया आपको. Yes, sir. 2n अगर नहीं बनता है तो क्या मैं हार्मोनिक्स की काउंट को ब्रेक करूंगा? नहीं. मैं बोलूंगा फर्स्ट हार्मोनिक्स विच इज फंडामेंटल. मैं बोलूंगा सेकेंड हार्मोनिक्स विच हैज टू बी 2n इज मिसिंग. Yes. Not formed, absent. Then what is this? Third harmonic. Third harmonics. Now this is very important. इस चीज को हमें सीक्वेंशियल ऑर्डर में कॉल करना पड़ेगा third harmonics. And we must say here that the second harmonics is missing, it is absent, it cannot be formed for such an arrangement in which one end is fixed and another end is free. Getting it right? Yes, sir. Let's continue with one more example, one more sequence. ठीक है, I hope ऐसे आपको बात तो समझ आ गई होगी, but let's continue with one more. तो ये सारा कुछ ऐसे होता है, मन मर्जी नहीं चलेगा. जो कंडीशंस वहां पॉसिबल है उसी को कैरी करते हुए हमें आगे जाना चाहिए. तो अगेन वी आर विद द सेम स्ट्रिंग, विद द सेम कंडीशन, सेम टेंशन, एवरीथिंग सेम, बट वी वांट अ वाइब्रेटिंग कंडीशन, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी विच इज नेक्स्ट हाइयर टू दिस. इससे नेक्स्ट हाइयर 2.5. सोचें क्या बनना चाहिए? 2.5. आंसर सिंपल है. This is going to be one loop, this is going to be second loop, and this is going to be a remaining part. So here first, second, and the remaining part. Because इससे नेक्स्ट हाइयर यही हो सकता है. Yes. आप सोचें, वीडियो रुकाएं, 10 मिनट सोचते बैठे आप.
इसका नेक्स्ट इमीडिएट वैल्यू यही हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, again with the same condition we have the length of the string same, but you notice this is one of the distance to be measured, this is another distance to be measured, and this is third part of the distance to be measured. This has to be lambda 2 by 2, this again has to be lambda 2 by 2, and this has to be lambda 2 by 4. Getting it right? Yes. Yes, sir. Now with the mathematical evaluation, I will be writing lambda 2 by 2 plus lambda 2 by 2 plus lambda 2 by 4 is equal to L, which after solving, I may get lambda 2 is equal to 4L by 5. 5 by 4. Lambda 2 is equal to, I'm not wrong. Lambda 2, 4L by 5. I hope you're getting. Yes, sir. 4L by 5. Continue with the same mathematical calculation. V is equal to N2 lambda 2. Let me remind you once again, the velocity is not going to change. It is depending only on the physical parameters and tension, mass per unit length, length itself, we are not changing. तो velocity नहीं change होगी, wavelength और frequency ये आपस में balance होते चलेंगे. Now I have for velocity under root T by M, sorry, T by mu. Frequency we actually want to determine, and lambda 2 is now with a replacement of 4L by 5. Tell me what we are going to get now. N2 is equal to 5 by 4L. 5 by 4L under root T by mu, which now can be written as 5L. If you notice it carefully, this has to be termed as second overtone. Very good. जो possible है उसी को गिनना overtone है, लेकिन हार्मोनिक्स में जो पॉसिबल है और जो मिसिंग है सबका काउंट करना पड़ेगा हमको. Fifth harmonics. Yes, very good. Where is fourth? 4N कहाँ गया? Missing. मिसिंग है, एब्सेंट है, नहीं बन सकता. So this is fifth harmonic. So that way we are just continuing with the frequency order and the modes of vibration. One can also write N is to N1 is to N2 can now be related as 1 is to 3 is to 5. Right? है ना? 1 is to 3 is to 5. Yes. Yes, sir. We can also continue with that. We can also remember how many nodes, how many antinodes are going to be formed in each mode, so that it may help to solve the numericals quickly. ये एक मैंने पूरा theoretical calculation आपके सामने रखा. अब इसमें कुछ और चीजें बेटा मैं यहां जोड़ना चाहता हूं. कई बार कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने ऐसे आते हैं जिसमें हम कंपोजिट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं. कंपोजिट स्ट्रिंग मींस ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ा जाता है. यू मे हैव अ सिचुएशन के स्ट्रिंग 1 का अलग लेंथ होगा, स्ट्रिंग 2 का अलग लेंथ होगा, स्ट्रिंग 1 का मास अलग होगा, स्ट्रिंग 2 का मास अलग होगा, एंड सो ऑन. बट द थिंग इज दैट के वी अटैच देम, वी कंबाइन देम विद बोथ द एंड्स फिक्स्ड एंड सेम टेंशन इज अप्लाइड. टेंशन सेम रहेगा. ठीक है, टेंशन सेम रहेगा, ये समझ ले बात. Sir. अब डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस, द मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग्स अपने अपने हिसाब से अपने अपने मोड में वाइब्रेट करेंगे. जैसे यहां जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया है, इसमें ये जो थिन वाली स्ट्रिंग चल रही है, इसमें 1 2 3 4 लूप्स बने हैं, तो डेफिनेटली ये फोर्थ हार्मोनिक्स होगा. सही है? फोर्थ हार्मोनिक्स याद करो, इसको याद करो. ये कितने नंबर का हार्मोनिक्स था? थर्ड. किस हिसाब से बोला हमने? 3 लूप बन रहे हैं इस हिसाब से. याद करो, ये सारी चीजें बता चुका हूं बेटा मैं आपको, है ना? अच्छा, ये जो थिक स्ट्रिंग है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this is going to be what? 9th harmonics. Correct है? Yes, sir. This is going to be 9th harmonics, and in order I may say 8th overtone. 9th harmonics. 9th harmonics, 8th overtone, and this one is 4th harmonics, I may say Third third overtone.
8 overtone. ठीक है, थर्ड नॉट फिफ्थ, यू आर मेकिंग इट रॉन्ग। ओवरटोन का काउंट एक कम होता है। इसमें अच्छा मेहनत करना है, आपको प्रॉपरली याद रखना है। गलती करोगे पूरा पूरा फिर समझाया हुआ पूरा पढ़ाया हुआ पूरा बेकार हो जाएगा। कोई गलती नहीं करना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चीजों को याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो इफ देर आर 4 लूप्स, हाउ मेनी, विच नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इज रनिंग देयर? फोर्थ। 4. And which number of overtone is running? 3rd. Third. If there are 9 loops, which harmonic? 9th harmonic. 9th harmonics, and you may say for the same thing, you may say 8th 8th overtone. overtone. अब देखो इस स्ट्रिंग में क्या हुआ कि स्ट्रिंग की थिकनेस के हिसाब से अपने अपने मोड में ये वाइब्रेट कर रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, अपने अपने मोड में वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये थिन स्ट्रिंग का 4th हार्मोनिक्स का फ्रीक्वेंसी ये थिक स्ट्रिंग के 9th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, क्योंकि अब इनको साथ में वाइब्रेट करना है ना। आप समझ रहे हैं बात? Yes, sir. अटैच कर दिया आपने, अगर आपने इनको अटैच किया तो इसका मतलब यही निकलेगा कि इन दोनों को एक साथ वाइब्रेट करना है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से ये भी वाइब्रेट करेगा। बात क्लियर हुई? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir, got it. लेकिन इसमें फर्क यह है कि इस स्ट्रिंग की 4th हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी और इस स्ट्रिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9th हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। हो सकता है? Yes, sir. राइट साइड वाली स्ट्रिंग की 9th हार्मोनिक्स में जो फ्रीक्वेंसी बन सकती है वही फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिंग के 4th हार्मोनिक्स में बन रही है। Yes. अब दोनों को साथ में एक साथ ऑसिलेट करना है, क्योंकि दोनों अब अटैच हो चुके हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी चाहिए, है ना? Yes. Yes, sir. सो आई हैव टू राइट कि फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रिंग 1 शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रिंग 2। गेटिंग द पॉइंट? अब मैंने इक्वल क्यों लिखा, ये समझने वाली बात है, नहीं तो यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम बोलोगे सर ये 4th हार्मोनिक्स है, ये 9th हार्मोनिक्स है, इक्वल क्यों लिख रहे हो? क्यों इक्वल लिख रहा हूं? S1 की 4th हार्मोनिक्स की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी और इसके 9th हार्मोनिक्स की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी दोनों सेम होंगे। वो सेम होगी। यस। हार्मोनिक्स का नंबर अलग अलग है लेकिन वैल्यू सेम होगी। बात बैठी दिमाग में? यस सर। अब जैसे यहां पे मैंने बोला कि भाई पी लूप्स बन रहे हैं, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी पता है मैं ऐसे लिखूंगा, P डिवाइडेड बाय 1/2L1 अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय μ1। मैंने टी में फर्क नहीं किया क्योंकि दोनों स्ट्रिंग को एक ही टेंशन से बांधा है हमने। लेंथ अलग कर दिया, मास डेंसिटी अलग कर दी, नंबर ऑफ लूप्स अलग कर दिए। इक्वल ऑन द अदर साइड बोलो क्या लिखना चाहिए? Q डिवाइडेड बाय 2L2 एंड देन अंडर रूट में T डिवाइडेड बाय μ2। हम जो चीजें कैंसिल कर सकते हैं कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया आपस में, और हमें एक सिंपल सा रीअरेंजमेंट मिलता है P बाई Q इज इक्वल टू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव टू गो फॉर L1 बाई L2 एंड देन अंडर रूट में μ1 बाई μ2। तो ये एक इंडिपेंडेंट रिलेशन हमने यहां पे एस्टैब्लिश कर ली। अगर हमसे फर्दर क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त वो ये कहता है कि लेंथ सेम रखी है, बताओ रेशियो ऑफ लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, या लीनियर मास डेंसिटी सेम रखी है, बताओ रेशियो ऑफ लेंथ कितना है, या इंडिविजुअल रेशियो कितना है, या इंडिविजुअल नंबर ऑफ लूप्स का रेशियो कितना है, इफ L1 एंड μ1 आर सो एंड सो, तो वो तो न्यूमेरिकल की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। बात समझ आ गई लेकिन आपको क्या है ये? यस सर। ओके, अब एक और छोटी सी चीज हमें समझना है और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। हमारे लैब कोर्स में एक एक्सपेरिमेंट है और दो अलग अलग तरीके से हम उसको परफॉर्म करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। और बहुत बार वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते वक्त हम ये सोनोमीटर वर्ड बार बार इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिलेशंस पे बनाए जाते हैं। तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट एक बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पे बन जाता है, बिकॉज वो थियरी में डायरेक्टली रिलेट किया जाता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के साथ। तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बस यहाँ पे दूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमको थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये क्या है, अदरवाइज लैब कोर्स में मैं आपको ये सारी डिटेल बाद में इंशाल्लाह बता दूं। तो आइए समझते हैं कि सोनोमीटर क्या होता है। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, देखें ध्यान से इसे, ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। एक लंबा चौड़ा ऐसा वुडन का बॉक्स रहता है, लकड़ी का बॉक्स रहता है ये, एंड इट इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खाली रहता है। ठीक है, एक बड़ी सी स्ट्रिंग लेते हैं, इसको एक एंड से लेकर के दूसरे एंड पुली तक अच्छे से टाइट करते हैं। पुली से पास करते हुए यहां पे हम लोड लगाते हैं। ये जितना भी लोड हमने लगाया, इस लोड की वजह से, यहां वेट की वजह से स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन। टेंशन डेवलप होगा। अब हम इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ को वाइब्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितनी स्ट्रिंग की लेंथ हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम ये ब्रिज बनाते हैं। ये दिख रहा है यहाँ ट्रायंगुलर पोर्शन, और यस। ये और ये, तो ये ब्रिज बनाते हैं हम बीच में। अब ये जो है ना, ये मूवेबल होते हैं। जरूरत पड़ी तो हम इन दोनों को ऐसे काफी नजदीक ला के रखते हैं और उसके ऊपर स्ट्रिंग आती है। ये ब्रिज के ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रही है ना, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि मुझे काफी छोटी सी लेंथ इस्तेमाल करनी है, तो मैं ये ब्रिज को यहां ला के रखूंगा और इस वाले ब्रिज के पार्ट को यहां ला के रखूंगा। तो बस छोटा सा लेंथ मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो ये मूवेबल होते हैं, इसलिए हमारे पास एक फिजिबिलिटी हो जाती है कि हम जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ को एडजस्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस वायर को कैसे वाइब्रेट कराएं, है ना, क्योंकि वायर पे तो वाइब्रेशंस कराने हैं आपको, तो हम वाइब्रेट कैसे कराएं? तो इसका आंसर है बच्चों कि इसको वाइब्रेट कराने के लिए हम एक ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करते हैं। एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और ऐसे सोनोमीटर के टेबल के ऊपर रख देते हैं वाइब्रेट करा के। ठीक है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे जोर से हैमर करेंगे। हैमर करने के बाद इसके प्रॉन्ग्स वाइब्रेट हो रहे होंगे, इसमें एनर्जी आ चुकी होगी। वो ट्यूनिंग फॉर्क उठा के हम सीधा सोनोमीटर के टेबल पे रख देंगे, उसके वुडन बॉक्स पे रख देंगे। तो इसके वाइब्रेशन की एनर्जी जो है वो धीरे से बॉक्स में ट्रांसफर होगी, और बॉक्स में ट्रांसफर होकर के धीरे से वो कहां पे ट्रांसफर होगी? वायर पे। और उसकी एनर्जी मिलने की वजह से वायर वाइब्रेशन में आ जाएगी। वाइब्रेट कराने का तरीका समझ आया आपको कैसे कराते हैं? ये बाकायदा इंशाल्लाह लैब में करने वाले हैं। पूरा कोर्स हमारा, जब लैब कोर्स जब हमारा शुरू होगा तब हम ये सारी चीजें डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला देखेंगे। अब हमें एक और दिक्कत यहां आती है कि वायर वाइब्रेट हो रही है या नहीं हो रही है, ये समझ में कैसे आएगा? वी डोंट एक्सपेक्ट अ लाउडर साउंड टू कम फ्रॉम हियर। आवाज की हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते हैं। हमारा इंटरेस्ट तो यहाँ पे इस बात में है कि इस वायर का वाइब्रेशन है। तो इस वायर के वाइब्रेशन को चेक करने के लिए वायर के ऊपर एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा रख देते हैं, उसे हम बोलते हैं पेपर राइडर। छोटा सा पेपर का पीस रखते हैं उसके ऊपर। अब आप सोचो, अगर ट्यूनिंग फॉर्क की एनर्जी प्रॉपरली इसमें ट्रांसफर हो गई और वायर अच्छी तरीके से वाइब्रेट होने लगी, तो ये पेपर पीस का क्या होगा? वायर की वाइब्रेशंस की वजह से वो ऐसे शिविर करेगा, कांपने लगेगा, या फिर जबरदस्त वाइब्रेशन हो गए तो वो उछल के गिर भी सकता है। तो पेपर पीस का हिलना, उसका शिविर करना, उसका मूव करना या ड्रॉप होना, गिरना, इस बात को कंफर्म करता है कि वायर्स में तगड़े वाइब्रेशंस आ गए हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई बच्चों? अब कई बार इस एक्सपेरिमेंट में हम ये वर्ड यूज करते हैं, यूनिसॉन, या कई बार हम ये वर्ड यूज करेंगे रेजोनेंस। ये वर्ड आपको पता है कहां इस्तेमाल किया था मैंने? रेजोनेंस प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप केयरफुली सुन रहे हैं तो मैंने आपको फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स्ड वाइब्रेशन सिखाए थे। यस सर। जिसमें आपको ये बताया गया था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर मैच हो जाती है तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसमें लाउडर एम्पलीट्यूड, बड़ा एम्पलीट्यूड हमको सुनाई देता है या बनता है। उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस। अब यहाँ फोर्स्ड वाइब्रेशन है,
ये वायर तो अपना चुपचाप बैठी थी, आपने ट्यूनिंग फॉर्क का फोर्स लगा के उसको वाइब्रेट कराया ना। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और वायर के वाइब्रेट होने की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? रेजोनेंस। मैच हो गई मतलब सेम हुई, याद रखना सेम। अगर ये 200 है और वायर भी 200 हर्ट्ज से वाइब्रेट हो रही है तो क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस होने का मतलब क्या है? फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और वायर की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। सेम, मैच, इक्वल। फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने को एक और वर्ड से भी समझाया जाता है, एक और वर्ड्स उसके लिए यूज किया जाता है, और वो वर्ड क्या है? यूनिसॉन। तो अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो घबराए नहीं, यूनिसॉन या रेजोनेंस होने का मतलब होगा कि फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और वायर की वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम हो गई है। अब जरूरी नहीं है कि ये वायर हमेशा फंडामेंटल मोड में चले, डिपेंड करेगा। हो सकता है वायर फर्स्ट हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स, हो सकता है किसी भी मोड में काम करे, है ना। तो ये Yes, sir. डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हम ब्रिज कितनी लेंथ का बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वायर का रेडियस कितना है, उस पे हमने टेंशन कितना दिया है, वायर की लीनियर मास डेंसिटी कितनी है। तो ये सारे पैरामीटर्स यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में कंट्रोलिंग फैक्टर्स बनते हैं। हम चाहे तो इन जनरल ये लिख सकते हैं कि जिस किसी मोड में ये वायर वाइब्रेट करे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ हद तक फंडामेंटल लेवल पर ऐसी लिखी जा सकती है। ये तो फंडामेंटल का हो गया ना। अगर यहाँ पे 4-5 लूप बन रहे हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 के हिसाब से 4 तो हार्मोनिक्स हो जाएगा, थर्ड ओवरटोन हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसकी और डिटेलिंग बाद में आपको लैब कोर्स में बताई जाएगी। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं इलस्ट्रेशंस के साथ। ठीक, Yes. मेरी पूरी अच्छे से समझ आ गई। आज मैं कुछ 5-6 इलस्ट्रेशंस लेने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जो भी मॉड्यूल मैंने आपको दिया है उसमें आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू कर रहा हूं। एक स्ट्रिंग है, ये वाइब्रेट करती है 5th ओवरटोन में, 5th ओवरटोन। अब यहां पे हमको ये समझना है कि दोनों रिजिड साइड, दोनों सपोर्ट्स हैं, मतलब दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं। बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स कोई भी एंड फ्री नहीं है, बात समझे आप। और वो कितने गैप पर हैं? 1.8। मतलब दोनों रिजिड सपोर्ट का जो लेंथ है वो हमको बताया गया, लाइक दिस इफ आई टेक एंड इफ आई टेक दिस, तो ये जो लेंथ है L वो कितनी बताई गई है? 1.8 मीटर। अब बच्चों मैं आपसे सुनना समझना चाहता हूं कि 5th ओवरटोन का क्या मतलब होता है। 5th ओवरटोन का मतलब हो गया 6 हार्मोनिक। 6th हार्मोनिक्स। 6th हार्मोनिक्स का मतलब हो गया 6 लूप्स। लेट मी फिगर इट आउट। कोशिश करता हूं मैं 6 लूप्स बनाने की। 2, 4 है ना, 5 और ये 6 हो गए 6 लूप्स। ऑफ कोर्स सिमेट्रिकली बनेंगे, मैंने ऐसे ही ट्रेस कर लिया। 1 2 3 4 5 6। अब सोचो हर एक लूप का गैप कितना है? बाय 2। बेटा हर एक लूप का गैप यही होगा ना, नोड से नोड है ना। Yes, sir. इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना, 6 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ। अरे भाई हाँ या ना? Yes, sir. तो 6 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू 1.8, which means lambda by 2 is equal to 0.3. Done? Yes? Yes, sir. अब आप सोचें, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड क्या होता है? यही तो होता है, Lambda. लैम्बडा बाई 2 ही होता है। आ गया आंसर। अब चाहे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड बोले या एंटी नोड बोले, वो तो होता तो लैम्बडा बाई 2 ही है ना। आ रहा है ना बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो बन गया आंसर हमारा। वी आर थ्रू विद द क्वेश्चन, हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड।
इज λ/2। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रखे मैंने, अराउंड 40-45 क्वेश्चन है और बहुत डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे करके, 3-4 लेक्चर चलेगा ये सीक्वेंस पूरा। ओके, a transverse wave is produced on a stretched string 0.7 meter long and fixed at its ends। चलो ये भी कंफर्म हो गया कि दोनों एंड्स फिक्स्ड है। लेंथ गिवन है हमको 0.7 मीटर। Find the speed of the wave when the string vibrates in second overtone with the frequency of 300 Hz। सेकेंड ओवरटोन मतलब क्या? थर्ड हार्मोनिक्स। 3 लूप्स। यस। बात खत्म करो। N2 is equal to 3 harmonics divided by 2L under root T by mu। बस खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा, ये कितनी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको? 300। ये 3, ये 2, 0.7। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही वेलोसिटी है, यही वो स्पीड है जिसे हमें कैलकुलेट करना है रूट में T बाई म्यू। क्या कहते हो? यस। तो ये 3 यहां से कट गया, ये बन गया 100, 100, 200 या ये 70 इंटू 2 140 ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। फिनिश। कितना आसान था, समझ रहे हो, देख रहे हो? यस। ओके, चलिए एक और देखते हैं। सोनोमीटर वायर, देखिए सोनोमीटर वर्ड आ गया, इसीलिए मैंने खास एक्सपेरिमेंट का छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन आपको दिया ताकि न्यूमेरिकल्स करते वक्त आप अनकंफर्टेबल नहीं महसूस करें। Now the sonometer wire has got length 0.5 meter and it's stretched by a weight of 5 kilogram weight। वो जो नीचे वेट लगा है वो 5 किलोग्राम है। तो लेंथ L 0.5 मीटर, टेंशन 5 इंटू 9.8। बात को समझे बेटा, ये किलोग्राम वेट है ना, तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, mg करना पड़ेगा ना उसको। टेंशन तो mg हो जाएगा, है ना? याद करें, देखें डायग्राम के पास, मैं दोबारा ले जाता हूं आपको, थोड़ा सा समझें इस बात को। ये वाला सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट था अपना। अब आप खुद यहां रियलाइज करें, ये वेट ऐसे नीचे आएगा mg और फिर इसके हिसाब से यहाँ करस्पॉन्डिंग टेंशन T और यहाँ करस्पॉन्डिंग टेंशन T आएगा। तो टेंशन इक्वल क्या हो जाएगा? mg। थिंक ऑन इट। तो ये तो खाली m दिया ना इसने, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये बच्चों वाली बातें हैं, 7th 8th में भी हम लोग पढ़ते हैं वेट और यूनिट्स ऑफ वेट एंड ऑल दैट। फिर भी सभी के लिए एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। कितना हो गया ये? 49 न्यूटन। नाउ इट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, n गिवन है। डिटरमाइन द लीनियर डेंसिटी, म्यू निकालना है। ऑल्सो फाइंड मास ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग m निकालना है। सो नॉट टू वरी, बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है। n is equal to 1/2L। we have been given with the fundamental value, remember that, T by mu। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रीक्वेंसी है 100, ये L 2 इंटू 0.5। आप नोटिस करें तो टेंशन 49 हो गया और ये म्यू 2 इंटू 0.5 तो 1 हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय रूट म्यू। क्या कहते हो? यस। तो रूट म्यू इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 100, स्क्वायर करें, म्यू इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 2 3 4। तो म्यू इज इक्वल टू 49 इंटू 10 टू द पावर -4 किलोग्राम पर मीटर। क्लियर हो गया आंसर? यस। Yes, this is 4, remember that। Okay, आगे क्या पूछा? Also determine the mass of string। You must recall कि ये जो म्यू होता है m/l।
वेरी गुड, ये होता है m/l। अब म्यू तो हो गया अपना 49 इंटू 10⁻⁻⁴। मास हमें फिगर आउट करना है और लेंथ है 0.5, 0.5। तो मास कितना हो गया इसका? 49 into 0.5. 49 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट कर लें। वट एवर इट इज, ठीक है। 24.5 इंटू 10⁻⁻⁴। आ रहा है समझ में? Yes. Okay, let's take the next question, fourth one. A wire under tension is fixed at its ends. Okay, the ratio of tension in the wire to the square of its length is 360 dyne per centimeter square. अब ये जो रेशियो गिवन है ना, इसको केयरफुली समझो। किसका रेशियो बोला है इसने? टेंशन का। द रेशियो ऑफ टेंशन इन द वायर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि T/L स्क्वायर, ये फैक्टर दिया है। एंड इट इज इन CGS यूनिट्स, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 है n। यहां हमेशा नोट करेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्योंकि फॉर्मूला बदल जाएगा। फंडामेंटल है या ओवरटोन नंबर कुछ है तो फॉर्मूला बदलेगा। अब लीनियर मास डेंसिटी फिगर आउट करें कह रहा है, म्यू। You can directly switch your discussion to a particular formula of fundamental frequency, n is equal to 1/2L under root T by mu. What I would suggest, square it, स्क्वायर कर दो इसका। स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया n square is equal to 1/4 T divided by 4L square into 1/mu, अगर मैं गलत नहीं हूं। Yes. अब नंबर्स मौजूद है। n 300 का स्क्वायर, T/L स्क्वायर, T/L स्क्वायर मतलब ये सारा फैक्टर बेटा, ये वाला सारा फैक्टर T/L स्क्वायर। क्या है T/L स्क्वायर? 360 डिवाइडेड बाय 4 जैसे का वैसा, और ये फैक्टर 1/mu जो हमको निकालना है। अब 360 और 4 तो कटेगा, कितना होगा? 90। So mu is equal to 90 divided by, if I am not wrong, 9 into 10⁴। क्या कहते हो? Yes. फाइनल आंसर 10⁻⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर। ग्राम पर सेंटीमीटर, नोट इट डाउन, बिकॉज ये जो सारा कुछ दिया हुआ है ये CGS में है, तो यहां भी हमको CGS में लेना पड़ेगा। आ गया ठीक ठाक? Yes, sir. ओके। फिलहाल जो क्वेश्चंस हम लोग हैंडल कर रहे हैं, ये इसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ये थ्योरी पेपर के लिए सूटेबल हैं। ऑफ कोर्स मतलब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा रीअरेंज करके आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी ऐसे ही होनी चाहिए, बिकॉज वी आर सपोज टू गो टू द लेवल ऑफ अराउंड 40-50 क्वेश्चंस। तो शुरुआत ऐसी ही करें। नाउ वी हैव गॉट अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, इट इज वेइंग 2 ग्राम, ओनली 2 ग्राम। अब ये वर्ड आ गया देखो, रेजोनेंस, ठीक है ना, रेजोनेंस वर्ड आ गया यहां। क्या मतलब होगा रेजोनेंस का, क्या मतलब निकालेंगे हम लोग? For wire की frequency same. हाँ, मतलब हम सीधे सीधे ऐसे समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी का सेम होना, ठीक है। अब वो जो भी फॉर्क इस्तेमाल रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 300 है, वायर की भी फ्रीक्वेंसी 300 है। तो इसने Yes. पूछा टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या है। अब एक बात और आप नोटिस कर रहे हो, इसने ये नहीं बताया मोड कौन सा है, हार्मोनिक्स नंबर कौन सा है, ओवरटोन वाला नंबर कौन सा है, इसने नहीं बताया। अगर ऐसा होता है कि कोई मोड नहीं बताया जाता है तो हम डिफॉल्ट कंडीशन फंडामेंटल मोड मान के चलेंगे, ठीक है। Yes. तो फ्रीक्वेंसी गिवन हो गई 300 हर्ट्ज, लेंथ हो गया 1 मीटर, मास हो गया 2 इंटू 10⁻⁻³ यानी कि म्यू का फैक्टर जो कि होता है m/l, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻³ है ना, बिकॉज लेंथ इज 1 एंड वी आर सपोज टू डिटरमाइन टेंशन।
नाउ आई एम थिंकिंग लाइक कि फॉर्मूला अगर मैं आपको देता हूं तो बाकी कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे ये? Yes. ओके, लेट्स टेक अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाना चाहिए। ये स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ यूनिफॉर्म मेटल वायर व्हेन इट इज अंडर टेंशन ऑफ 1000 किलोग्राम वेट। अब टेंशन समझे बेटा, टेंशन कितना दिया है इसने? 1000 इनटू किससे मल्टीप्लाई करें? 9.8. 9.8। बेटर टू टेक 10, बेटर टू टेक 10, ताकि ये हो जाए 10 टू द पावर 4 न्यूटन। समझे बेटा बात? 9.8 लोगे तो और कैलकुलेशन थोड़ा सा स्क्वायर रूट करते वक्त तकलीफ में आ जाओगे। अच्छा, कितनी स्पीड गिवन है? 68. 68 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी भी गिवन है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब ये वो वाली डेंसिटी है, रो वाली। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा चलिए सोचते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, टी बाई म्यू। ठीक है, अब यहां मैं आपको ये रिकॉल करा दूं कि ये जो म्यू फैक्टर होता है ये क्या होता है? एम बाई एल। ये जो मास वाला फैक्टर होता है ये होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाई एल। एक वायर दिखने में तो ऐसी ही दिखेगी ना, देखो ऐसी दिखेगी दिखने में वायर, अगर थोड़ा सा उसको मोटा करके देखें तो ऐसी ही दिखेगी। तो शेप उसका सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल, वेरी गुड, अपॉन एल। तो ये एल फैक्टर कट गया, मतलब ये क्या हो गया? रो इनटू ए। आप सोचें कि म्यू का रिप्लेसमेंट रो ए बन गया है, तो वी का फॉर्मूला क्या हो गया अपना? √T/ρ. रो ए। वी आया 68 गिवन है, टेंशन आ गया 10 टू द पावर 4 न्यूटन, रो भी गिवन है 7900, इनटू बचा क्या? ए। बस ए निकाल लो, आपका ये भी होमवर्क रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन सर्टन मीटर स्क्वायर कर सकते हैं ना? Yes. ओके, चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की यहां से डिफिकल्टी लेवल जो है ना धीरे धीरे इंक्रीज होती चलेगी। A sonometer is 100 centimeter long, produces a resonance with a tuning fork. Can you explain the meaning of this statement? Same frequency. हाँ, किसकी किसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई है? Wire और tuning fork. हाँ, when its length is decreased by 10 centimeter, पहले फ्रीक्वेंसी सेम थी, अब उसकी लेंथ को 10 सेंटीमीटर से कम किया, यानी कि 100 की बजाय क्या कर दिया? 90। Yes. डिक्रीज्ड है ना बेटा, डिक्रीज्ड। तो अब इसके बीच में 8 बीट्स आते हैं, 8 बीट्स आ रहे हैं। अब बीट क्यों आ रहे होंगे सोचो? Frequency change. हाँ वेरी गुड, मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा फीलिंग आए। ये अपना सोनोमीटर का बॉक्स है, ठीक है, यहां पे ये ब्रिज बन गया है, ये वायर इस पे ऐसे आ रही है लाइक दिस, यहां पे ये पुली लगा के तुमने कुछ नीचे वेट लगाया, और ये साइड में तुमने ट्यूनिंग फॉर्क पकड़ा। अब इस सिचुएशन में जो लेंथ L1 है वो 100 सेंटीमीटर है। लेट्स से कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी n है और ये जो वायर वाइब्रेट कर रही है इसकी फ्रीक्वेंसी n है, सच दैट के n इज इक्वल टू n। कंडीशन क्लियर? Yes. ठीक है ना, n1 भी बोल सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो n1। अब हमने क्या किया कि ये जो ब्रिज है ना ये थोड़ा थोड़ा नजदीक लाए हम, ऐसे
ऐसे थोड़ा नजदीक लाए। अब नजदीक लाने पे क्या हुआ कि इसकी लेंथ 90 हो गई। आप समझे बात को? Yes. लेंथ 90 हो गई बेटा इसकी। अब लेंथ जब 90 हो जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो बदलेगी, तो ये N2 हो गई। क्लियर बात? Yes. अब जो वायर वाइब्रेट कर रही है उसकी नई फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी में फर्क है थोड़ा सा। पहले सेम थी, है कि नहीं? अभी फर्क है। यस और नो? Yes. अब डिफरेंस रहने की वजह से क्या होगा, साथ में प्ले कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो B. जहां पे दो ऐसे वेव्स का सुपर इंपोजिशन हो जाता है जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो वहां क्या बनता है? Beat. बीट्स। पुराने लेक्चर पूरे याद करिए, इसलिए मैंने बीट का आर्टिकल आपको पहले ले लिया ताकि इन न्यूमेरिकल्स में मुझे कोई परेशानी ना हो, मुझे इन द सेंस आपको। तो बीट्स बनेंगे। अब वो कह रहा है कि 8 बीट बन रहे हैं। अच्छा चलो पहले ये तो मेंशन कर लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है। 8 बीट्स बन रहे हैं, तो सबसे पहली बात ना बेटा मुझे ये फिक्स करना पड़ेगा कि मैं N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 8 लिखूं या N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 8 लिखूं। आप बताओ, क्योंकि बीट का तो कैलकुलेशन हम ये कंफर्म करके ही आगे बढ़ते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है और कौन सी छोटी है। N2. तो -N1 इक्वल टू N2 minus N1. हाँ, इसके पीछे पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा हमको। Inverse देखो relation. लेंथ कम हो गई, हाँ वेरी गुड, शाबाश, लॉ ऑफ लेंथ लगाना पड़ेगा ना हमको। वेरी गुड बच्चों, लेंथ डिक्रीज हो गई है, लेंथ डिक्रीज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई होगी। एक पूरा एक्सप्लेनेशन हमें यहां पे उसके लिए देना पड़ेगा, जो कि बड़ा आसान है ना? एज वी नो कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, which means if L decreases then n increases. In current example, L1 is greater than L2, which means N1 is less than N2. Yes. ये हो गई बात आपकी। अब इस बिना पे आप कंडीशन क्या लिखोगे? N2 minus N1. N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 8. 8। आप ये कंडीशन लिखोगे। अच्छा मेरा सवाल यहां पे ये है कि क्या हमने लेंथ को, सॉरी टेंशन को चेंज कराया? नहीं, नहीं कराया ना हमने टेंशन को चेंज। क्या हमने मास पर यूनिट लेंथ के फैक्टर को चेंज किया? नहीं, म्यू फैक्टर को भी चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब जो कंट्रोलिंग कंडीशन है वो सिर्फ लेंथ के साथ है। यस अब आप रिकॉल करें बेटा, लॉ ऑफ Length. लेंथ के हिसाब से हम लिख पाते हैं N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। सोचें, Yes. यस N1 इंटू 100 इज इक्वल टू N2 इंटू 90। सही है बच्चों? Yes. इसका मतलब N2 इज इक्वल टू हाउ मच? N1. N बाय 9 ऑफ N1, यही है। Yes. इसको उठाएं और यहां सब्स्टिट्यूट करें, कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा आपका। N2 इज इक्वल टू 10 बाय 9 N1 माइनस N1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, N1 बाय 9 इज इक्वल टू 8। आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes. N1 इज इक्वल टू 9 इंटू 8, कितना 70. हुआ? 70. कितना हुआ? 72 हर्ट्ज। ठीक है। यस सर अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा? डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क बोला उसने, ट्यूनिंग फॉर्क, लेकिन हमने तो N1 निकाला। वो भी वही है. याद करो, पहली कंडीशन में N1 की जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी थी वो रेजोनेंस में थी, वो यूनिसॉन में थी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। इसका मतलब N1 फ्रीक्वेंसी इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क। तो कंक्लूजन क्या बना? फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क N इज इक्वल टू N1
therefore 72 हर्ट्ज। था ना अच्छा सवाल? इसमें बीट की भी कंडीशन आ गई और लॉ ऑफ लेंथ भी लग गया। Yes. Yes, sir. ठीक है, अब मैं बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। कर पाएंगे है ना? एक 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। Yes. स्ट्रेच्ड सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसॉन विद द ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, Yes, sir. डायग्राम नहीं बनाता हूं। सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी सेम है। लेट्स से कि ये सब कुछ चल रहा था एट अ लेंथ L1। ठीक, अब हमने लेंथ को क्या किया? Decrease by 4. डिक्रीज। तो हमने लेंथ को डिक्रीज किया, मतलब नई लेंथ आई 94/100 ऑफ L1। 96. समझे? सॉरी 96, सॉरी 96। बात को समझें, क्यों लिखा मैंने 96/100 ऑफ L1? Decrease by 4%. 4% का डिक्रीज है, तो L2 जो है वो हो जाएगा 96/100। सोचिए अगर यहाँ पे 10% का डिक्रीज होता तो 90 by 90/100 ऑफ L1 एंड सो ऑन। ये चीजें हम कई बार कर चुके हैं। अब मैं अगर लेंथ को डिक्रीज करूंगा ना बच्चों, तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी मेरी चेंज हो जाएगी, मुझे N2 मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने पे ये सजेस्ट कर रहा है कि 6 बीट्स बन रहे हैं। तो फिर एक बार लेट्स हैव अ कंफर्मेशन। N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अगर मैं L को घटाता हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। L1 के मुकाबले में L2 कैसा है? छोटा, इसलिए N1 के मुकाबले में N2 कैसा होना चाहिए? बड़ा। तो आपका सॉल्यूशन स्ट्रेटजी क्या होगा? N2 minus N1 equals N2 minus N1 is equal to 6। रुकिए, ठहरिए, क्या लॉ ऑफ लेंथ होल्ड करेगा? Yes. क्योंकि बाकी के सारे पैरामीटर्स हमने कांस्टेंट मेंटेन करे हैं। लॉ ऑफ लेंथ होल्ड करने का सीधा मतलब क्या माना जाएगा? फटाफट बताओ। N1 equal N2. N1 L1 is equal to N2 L2। बिल्कुल सही। N1 L1 N2 की जगह, सॉरी L2 की जगह 96/100 ऑफ L1। L1 फैक्टर कट गया, हमको मिला N2 is equal to 100/96 N1। इसको उठाइए, यहां सब्स्टिट्यूट करिए, तो N2 is equal to, सब्स्टिट्यूशन के बाद वाली कहानी लिख रहा हूं, 100/96 times of N1 minus N1 is equal to 6। If I am not wrong, 4N1 divided by 96 is equal to 6। N1 is equal to 96 into 6 divided by 4। कितना आंसर आएगा? बताएं जल्दी से। 144. 144। चेक करें, करेक्ट है? यस, 144 हर्ट्ज। अगेन हमसे ये नहीं पूछा कि वायर की फ्रीक्वेंसी क्या है, हमसे पूछा क्या? फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है। लेकिन फॉर्क तो यूनिसॉन में था। इसका मतलब क्या हुआ? जो वायर की फ्रीक्वेंसी है वही फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है। तो फिर फाइनल आंसर, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क N is equal to N1, therefore 144 हर्ट्ज। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके विद दिस? Yes, sir. Yes. चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे देता हूं। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, बट आई एम गिविंग यू दिस एज एन होमवर्क। तो वायर यूनिसॉन में थी फॉर्क के साथ N1, हो सकता है ये L1। ठीक है, हमने लेंथ को क्या किया इस बार? इंक्रीज। लेट मी राइट इट वेरी केयरफुली। क्या आएगा? 105 by 100. वेरी गुड। 105 divided by 100 times of L2।
L1. सॉरी L1। ऐसा करने से करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कुछ आ गई होगी N2, लेकिन ये 10 बीट्स बना रहे हैं। फिर एक बार कंफर्म करें, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अगर हमने लेंथ को बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे L1 लेस है एज कंपेयर टू L2, देयरफॉर N1 मोर होना चाहिए एज कंपेयर टू N2। क्या कहते हो? Yes. तो इक्वेशन क्या बनेगी? N1 minus N2 equal शाबाश, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 10। रुकिए, कौन सा लॉ लगेगा? to length. लॉ ऑफ लेंथ। क्या हमें लिखना चाहिए? N1 एंड L1 इज इक्वल टू N2 L2। बिल्कुल Yes. सही। N1 L1 is equal to 105 divided by 100 times of L1। ठीक है, करेक्ट है। Yes. इसके अरेंजमेंट से आंसर मुझे मिलेगा N2 is equal to 100 N1 divided by 105। इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करिए, इक्वेशन लिखी जा सकती है N1 minus 100 divided by 105 N1 is equal to 10. If I am not wrong, 5 N1 divided by 100 is equal to 10. N1 is equal to 200 hertz. Correct है? 5 N1 upon 105. अरे सॉरी, 5 N1 divided by 105। ओके, तो फिर तो आंसर भी बदल जाएगा। कितना आंसर आएगा? ये 5 10 2 से कटा, 210। करेक्ट है? Yes. अगेन द क्वेश्चन इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क। क्या आंसर आएगा? 210. 110. फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क यूनिसॉन में था ना भाई, इज इक्वल टू N1, देयरफॉर N इज इक्वल टू 210 हर्ट्ज। तो ये कुछ सिमिलर लुकिंग क्वेश्चंस थे तीनों के तीनों, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन लिए। अब आज की क्लास में इतना काफी है, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। रुक जाए।